हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के एग्जाम का कंप्लीट रिव्यू। आज है दोस्तों 12 अक्टूबर को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जो हमें जीएस जीके के क्वेश्चन मिले हैं, जीएस जीके के जो क्वेश्चन मिले हैं उन सभी का आज हम रिव्यू देखेंगे और बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों, जिस भी विद्यार्थी का एग्जाम है 13 अक्टूबर को, याद रखेंगे, यानी कि कल 2 दिनों में ये एग्जाम होना है। आज हुआ है और आज के बाद कल होगा। तो इन दोनों दिनों के लिए ये क्लास शानदार साबित होगी। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि सबसे पहले इस क्लास को एक बार से जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जिसका भी एग्जाम कल है उसके लिए क्लास शानदार साबित होने वाली है। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि आज है 12 अक्टूबर को ऑल शिफ्ट यानी 2 और 3 शिफ्ट, पहली और दूसरी शिफ्ट के जो 50 क्वेश्चन मिले हैं उन सभी का हम रिव्यू देखेंगे। उनमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि गोल आत्मकथा किस खिलाड़ी की है, इसके अतिरिक्त अला रखा खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, एशियन गेम्स का आयोजन भारत में कब हुआ था, इसके अतिरिक्त दोस्तों भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है, और एक क्वेश्चन आया था त्रिशूली गंगा नदी कहां से निकलती है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे और शानदार सी क्लास रहने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था कि ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन जो परत पाई जाती है, ओजोन लेयर, वो किस में पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर बनेगा स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि दोस्तों समताप मंडल। कहां पर पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में पाई जाती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे जो ओजोन लेयर होती है इसका कार्य जो सूर्य से आने वाली जो आपकी पराबैंगनी किरणें हैं, कौन सी? पराबैंगनी किरणें। इन पराबैंगनी किरणों को क्या करना है? अवशोषित करना है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, यानी जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं, इनको अवशोषित करना है, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अतिरिक्त कुछ और अन्य जानकारी है जो आपकी परतों से संबंधित पूछी जाती है वायुमंडल से। जैसे आपका क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल दोस्तों याद रखेंगे यह पृथ्वी की सबसे निकट है और इसकी मोटाई 7 से 20 किलोमीटर होती है। इसमें जलवाष्प, बादल और धूल के कण शामिल होते हैं। जबकि बात कर लेते हैं समताप मंडल की, यह पृथ्वी से लगभग आपके जो 20 किलोमीटर से ऊपर का 50 किलोमीटर का एरिया है, इसे समताप मंडल कहते हैं। और इसी समताप मंडल में दोस्तों हमारे वायुयान उड़ते हैं, ओजोन लेयर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त फिर आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के ऊपर स्थित एक परत को कहा जाता है जो सामान्यतः 50 से 80 किलोमीटर की मोटाई वाली होती है। इसके अतिरिक्त आता है फिर तापमंडल या फिर आयन मंडल। याद रखेंगे यह पृथ्वी की सतह से लगभग 80 से 700 किलोमीटर की ऊपरी दिशा में स्थित है, जिसके करीब निचले हिस्से को आयन मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसके निचले हिस्से को आयन मंडल कहा जाता है, जो आपका 800 से 400 होता है। ठीक है, टोटल तो 800 से 700 है, कौन? तापमंडल। और 800 से 400 का जो एरिया है ये आयन मंडल कहलाता है, क्योंकि यहां पर परत जो होती है यह परत सूर्य के बहुत करीब होती है और यह 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका तापमान पहुंच सकता है। इसके अतिरिक्त फिर आता है बाहर मंडल। इसको याद रखेंगे, यह वायुमंडल का सबसे बाहरी परत है और पृथ्वी से लगभग 375 मील यानी 600 किलोमीटर से 6200 मील 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस परत में परमाणु अणु अंतरिक्ष में भाग जाते हैं, यानी कि याद रखेंगे जो परमाणु अणु होते हैं ये अंतरिक्ष में पाए जाते हैं और यह उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी कि जो हमारे सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो वायुमंडल मंडल में भेजे जाते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। इसके बारे में अगर बात कर लें, कुछ इस तरह का एरिया दिखाई देता है। इस तरह के पृथ्वी का एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का एरिया दिखाई जाता है, जिसमें सबसे पहले होती है, सबसे लास्ट में होती है थर्मोस्फीयर, जिसे हमने बहिर्मंडल कहा था। फिर होता है मीजोस्फीयर, इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर और आपका ट्रोपोस्फीयर। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये आपका जो हमारा चित्र होता है ये ऐसा बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था दिसंबर 2022 में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा कि श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, जिन्हें हम भूपेंद्र भाई पटेल को कहते हैं। दोस्तों दिसंबर 2022 में गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने मेम नगर पालिका में एक सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। ये उनकी जानकारी है, लेकिन जो मुख्यमंत्री है याद रखेंगे ये कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र भाई पटेल हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था गोल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो गोल है
ये गोल है मेजर ध्यानचंद की। किसकी है? याद रखेंगे, मेजर ध्यानचंद की है। और 29 अगस्त को, कल हमने आपको बताया था जब आपका जेई का एनालिसिस करवा रहे थे, उसे बताया था 29 अगस्त को दोस्तों आपका क्या होता है, इनकी याद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इनके बर्थडे के दिन। ठीक है, और इनकी जो आत्मकथा है, ये गोल है, यह 1952 में स्पोर्ट एंड पास टाइम मद्रास द्वारा प्रकाशित किया गया था। इन्हें 1956 में चंद को भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, एक मिनट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। इसका जो चुनाव होता है, ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा हमारा? 66 हो जाएगा। अनुच्छेद 61 का क्लोज 1 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होंगे। इस और कह रहा है, आगे कह रहा है, इस तरह के मतदान करते हैं कि चुनाव का जो मतदान होता है वो गुप्त रखा जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, वेम्पति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट है। दोस्तों याद रखेंगे, ये कुचिपुड़ी से संबंधित हो जाएगा और 1998 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसको भी याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा असम। क्या बनेगा? असम। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ था। सत्रिय 15वीं शताब्दी में असम के मध्ययुगीन बहुश्रुत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव द्वारा इसके निर्माण के बाद एक जीवित परंपरा बनी हुई है। यानी कि जो इसके प्रतिपादक थे, जब 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन चल रहा था, तो इस समय श्रीमंत शंकर देव ने एक डांस के माध्यम से अपना आंदोलन चलाया था, जिसे सत्रिया डांस कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? और यह क्वेश्चन दोस्तों आपका जेई में भी पूछा गया था। किसमें? जो जेई का एनालिसिस हुआ था, इसमें भी पूछा गया था। याद रखेंगे। तो बात कर लेते हैं अगर हम गरीबी हटाओ के नारा की। याद रखेंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 चुनाव अभियान के विषय का नारा था। यानी कि 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पहली बार इसका क्या किया था? याद रखेंगे, भाषण दिया था पहली बार, गरीबी हटाओ। और दोस्तों याद रखेंगे, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी ने ही दिया था। इसको याद रखेंगे। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने इस नारे का उपयोग किया। इस नारे का प्रयोग 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। हमारे देश में 5वीं पंचवर्षीय योजना निर्धन उन्मूलता को योजना के प्रमुख उद्देश्यों के रूप में स्वीकार किया गया था। इसको भी याद रखेंगे। और यह योजना दोस्तों 1974 से लेकर 1978 तक चली थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? लिम्बाराम ऐसा कौन सा खेल है उससे संबंधित है? दोस्तों याद रखेंगे, ये हो जाएंगे तीरंदाजी के। ये तीरंदाजी के एक महान खिलाड़ी थे। दोस्तों याद रखेंगे, लिम्बाराम ने तीरंदाजी के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे 3 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1992 में बीजिंग में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में तीरंदाजी विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए इन्हें माना जाता है। इसको भी याद रखेंगे। तो लिम्बाराम किससे हो जाएंगे? तीरंदाजी से, आर्चरी से। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये हो जाएंगे हमारे तबला से। किससे हो जाएंगे? तबला से। अल्लाह रखा खान के नाम से लोकप्रिय भारतीय तबला वादक है। वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट स्थान रखते हैं। याद रखेंगे, वह सितार वादक पंडित रविशंकर के लगातार संगतकार रहे हैं। यानी कि जो अल्लाह रखा खां है और पंडित रविशंकर है, ये क्या रहे हैं? एक संगतकार, यानी कि एक दोस्त रहे हैं अपने समय के, अपने क्षेत्र में। यानी कि ये तबला बजाते थे और रविशंकर क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। ये दोनों साथ में कार्यक्रम करते थे। याद रखेंगे, अल्लाह रखा खां, उनके पुत्र जाकिर हुसैन भी एक प्रख्यात तबला वादक है। दोस्तों जाकिर हुसैन, अभी हमने चर्चा की थी जब 2022 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। तो जाकिर हुसैन भी किसके हैं? अल्लाह रखा खां के बेटे हैं। याद रखेंगे, ये भी तबला वादन से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं भारत के अन्य प्रमुख कलाकारों के बारे में, जो प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। तो सितार में पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज और बंदे हसन। अगर सरोद की बात कर लें दोस्तों, तो अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्व जात्रीय चौधरी, इसके अतिरिक्त मुकेश शर्मा और बुद्ध देवदास गुप्ता। अगर संतूर की बात करें दोस्तों, शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी। और सेनाई में दोस्तों बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खां और दयाशंकर जगन्नाथ आदि शामिल थे। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर बात करें बांसुरी में, तो बांसुरी में दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया एक बड़ा नाम है। इसके अतिरिक्त पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजामणि, ये सारे के सारे बांसुरी से थे। इसके अतिरिक्त तबला से अभी हमने बात की जाकिर हुसैन की, अल्लाह रखा खां की, गुदई महाराज की, किशन महाराज की और लतीफ खां की और सुखविंदर सिंह की। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम याद रखेंगे वायलिन के बारे में।
वायलिन के बारे में बात की जाए तो टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन. राजम और एल. सुब्रमण्यम। और पखावज की बात करें, ये भी एक हमारा वाद्य यंत्र होता है, गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह और छत्रपति सिंह तथा रहमान खां, ये पखावज बताते थे। जबकि रुद्रबीड़ा से संबंधित है उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां। असद अली खां एसएससी पूछता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात कर ले बीड़ा की, तो दोस्तों अभी बीड़ा में एस बालकृष्णन और कृष्ण भगतवार तथा बदरुद्दीन डागर आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त दोस्तों याद रखेंगे मृदंग के बारे में। मृदंग में दोस्तों ठाकुर भीकम सिंह और जगदीश सिंह शामिल हैं। तो ये सारे के सारे कलाकार हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। यदि दोस्तों इसका आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। वहां टेलीग्राम पर आपको जैसे ही क्लास अपलोड होगी उसके बाद आपको तुरंत वहां पर क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर बनेगा 1909। 1909 में दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, जिसे भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। याद रखेंगे, यह दोस्तों लाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। जो चुनाव की प्रणाली थी भारत में पहली बार किस अधिनियम से आई थी, तो दोस्तों याद रखेंगे 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट या भारत परिषद अधिनियम से। याद रखेंगे, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और केंद्रीय विधान परिषदों के सदस्यों में को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए थे। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, एशियन गेम्स, क्या पूछा गया था, एशियन गेम्स का आयोजन भारत में दूसरी बार कब हुआ। तो दोस्तों याद रखेंगे, दूसरी बार आयोजन होता है 1982 में, जबकि पहली बार दोस्तों हमारा 1951 में हुआ था। इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त दो बार, 1951 पहली बार, 1982 दूसरी बार भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की है और इसे दोस्तों एशियाड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, एशियाड क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियाड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये चीन के होंगजाऊ में इसका आयोजन हुआ है, जहां पर भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। इसको भी याद रखना है, जिसमें 28 गोल्ड शामिल है। ये भी करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए, लागू करना और संशोधन अधिनियम आना, ये दोनों के दोनों अलग है। अगर लागू पूछेगा तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था, जबकि अधिनियम कब आया था दोस्तों, ये अधिनियम था 1992 का। कब का था, 1992 का अधिनियम था। इसके तहत कह रहा है, इसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज स्वप्न की वास्तविकता को बदलने की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया था। 73वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, जो पंचायतों के लिए 19 विषयों पर आधारित थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यानी कि नवी अनुसूची कुल 29 विषय हैं, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के बारे में। किसके बारे में, डीएफसी का पूर्ण रूप क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखेंगे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये होता क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे, जो रेल लाइन होते हैं ये आपकी क्या करते हैं, माल ढुलाई करती हैं। माल ढुलाई करने के लिए जो हमारी माल वाहक गाड़ियां होती हैं, उनके लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहा जाता है। कह रहा है, आजादी के बाद माल ढुलाई के लिए देश के अंदर सबसे बड़े रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, जिसके बाद डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर नाम दिया है, जिसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नाम दिया है। वर्तमान में 2 कॉरिडोर बन रहे हैं, जिनमें पहला ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी, इसके अतिरिक्त वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जिसका दूसरा बड़ा कॉरिडोर है। याद रखेंगे, ईस्टर्न की जो लंबाई है वो 1839 है, जबकि जो हमारी वेस्टर्न है इसकी लंबाई 1504 है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसमें दादरी से खुर्जा के बीच एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बन जाएगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। दोस्तों याद रखेंगे, जब सेल्यूकस निकेटर ने ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज को भेजा था, तो दोस्तों ये भारत आया था और भारत आकर इसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया और एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था इंडिका। याद रखेंगे, इंडिका पुस्तक में मौर्य युग के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, महाभाष्य पुस्तक रचना किसने की है। तो दोस्तों याद रखेंगे, महाभाष्य के लेखक हो जाएंगे पतंजलि। और पतंजलि इसके अतिरिक्त योग दर्शन, याद रखेंगे, योग दर्शन के भी क्या है, प्रतिपादक है। इसको भी याद रखना है। तो पतंजलि, महाभाष्य याद रखेंगे और योग दर्शन, दोनों की दोनों पुस्तक इसकी है पतंजलि की, ठीक है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी और कात्यायन की जो पुस्तक थी वर्तिका, इन दोनों की जो संस्कृत व्याकरण थे, इनमें एक टिप्पणी की है। क्या क्या कमियां रही थी, उन कमियों को दूर किया है महाभाष्य में, किसने, पतंजलि ने, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों याद रखेंगे, अगर स्थापना पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935, यदि राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1 जनवरी 1949। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये याद रखेंगे, आरबीआई भारतीय विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, क्योंकि यह देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, इसका नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, वर्तमान में भारत के पर्यटन मंत्री कौन है। क्या पूछा गया था, पर्यटन मंत्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बन जाएगा जी किशन रेड्डी। और पर्यटन विभाग के द्वारा एक पहल जारी की गई है, जिसका नाम विजिट इंडिया
ईयर 2023, क्या नाम है याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। विजिट इंडिया, क्या पूछा जा सकता है, विजिट इंडिया और आपके ईयर, ठीक है, विजिट इंडिया ईयर 2023 ये पहल है, ये किसने शुरू किया है, तो याद रखेंगे पर्यटन विभाग के द्वारा। इसके मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, नीति निर्देशक सिद्धांत को किस अनुच्छेद में पंचायत का जिक्र मिलता है, सॉरी नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जहां पर पंचायतों का गठन का जिक्र कहा जाता है, तो अनुच्छेद 40 है। इसे दोस्तों गांधीवादी अनुच्छेद भी कहते हैं। ये आपका कहां पर मिलता है, नीति निर्देशक तत्व में मिलता है, अनुच्छेद 40 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी, तो अगर बासिन की संधि या बेसिन की संधि की बात करें तो दोस्तों ये हुई थी 31 दिसंबर 1802। इसमें कौन कौन था, तो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जबकि दूसरी तरफ थे बाजीराव द्वितीय थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। बेसिन की संधि किसके बाद हुई थी, तो याद रखेंगे एक पूना का युद्ध होता है, किसका, पूना का युद्ध। जब पूना के युद्ध में मराठा हार जाते हैं तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या करती है, इनके साथ एक संधि करती है, जैसे बासिन की संधि या बेसिन की संधि कहा जाता है, जो कि 1802 में हुई थी। इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो हरित क्रांति का राइट आंसर हो जाएगा 1965 से 1968 के बीच हरित क्रांति के पहले चरण की शुरुआत हुई थी भारत में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1965 से 1968 के बीच हुई थी। हरित क्रांति को उस अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है जब भारतीय कृषि अनुसंधान आधुनिक तरीकों एवं प्रौद्योगिकी को अपनाने का कारण और एक औद्योगिक प्रणाली परिवर्तित हो गई थी। यानी कि दोस्तों बात यह है कि एक बार क्या हुआ दोस्तों, जब भारत में अनाज की कमी पड़ गई तो अमेरिका से भारत ने कुछ मदद मांगी थी, लेकिन अमेरिका वालों ने भारत को अनाज में जो गेहूं भेजे थे वो सुअर को खाने वाले भेजे थे। इसलिए भारत के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, जो हरित क्रांति के जनक थे, कौन थे, आप याद रखेंगे, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन थे या वर्गीज कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन आपके मिलके थे, जबकि एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के थे। तो एमएस स्वामीनाथन ने क्या किया था, भारत में क्या किया था, एक अच्छी पैदावार बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की थी 1965 से 68 के बीच में, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ का गरीबी जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो चंडीगढ़ में जो गरीबी जनसंख्या है दोस्तों आपकी 21% के लगभग है, ठीक है, याद रखेंगे। चंडीगढ़ में 2011-12 की जो जनगणना हुई थी उसमें गरीबी रेखा से जीवन यापन नीचे करने वाले लोग हैं लगभग 21%, इसको याद रखेंगे। अगर टोटल ग्रामीणों की बात की जाए ओवरऑल भारत में तो 25%, याद रखेंगे 25.7% ओवरऑल जो एवरेज है एक भारत का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार किन दो राज्यों की साक्षरता संयुक्त रूप से सबसे कम थी, तो दोस्तों अगर बात कर ले सबसे कम साक्षरता किसकी थी, बिहार की थी। इसके अतिरिक्त किसकी थी, तो याद रखेंगे ये हमारी हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश की। इसके अतिरिक्त दोस्तों राजस्थान की। अब आपको ऑप्शन में क्या मिला था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, उस आधार पर आप अपना सही उत्तर बता सकते हैं। एक तो ऑप्शन आपका बिहार सही होगा, दूसरा अगर अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान साथ में था तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये हो जाएंगे किराना घराना से, और ये तानपुरा वादक थे। ये भी याद रखेंगे, एक वाद्य यंत्र होता है जिसका नाम है तानपुरा, ये उसी को बजाते थे और किराना घराना से संबंधित थे। ख्याल और भजन गायन के लिए भी प्रसिद्ध थे, ये भी याद रखना है, ठीक है। 2008 में संगीत के क्षेत्र में उन्हें भारत रत्न मिला था, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। हो सकता है कल की शिफ्ट में पूछ ले भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला, तो दोस्तों याद रखेंगे 2008 में मिला था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गोदावरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, तो गोदावरी की अगर बात कर लें इसका ओरिजिन कहां पर होता है, महाराष्ट्र में होता है। इसके बाद ये जाती है दोस्तों छत्तीसगढ़, कहां पर, कुछ एरिया में छत्तीसगढ़ जाती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश जाती है और उसके बाद कहां पर जाती है, ओडिशा में जाती है। इतने राज्यों से होकर बहती है। अब याद रखेंगे कौन कौन ऑप्शन में थे ये आप लोग बताएंगे। इनके शहर, इनके किनारे बसे हुए जो शहर है, एक तो नासिक है, दूसरा नांदेड़ है, जबकि तीसरा भद्राचलम है, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, महान स्नानागार हड़प्पा सभ्यता में कहां पर मिला था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो 2 भागों में विभाजित है, कितने भागों में, 2 भागों में। देखिए अगर बात कर ले हड़प्पा सभ्यता की तो 2 भागों में तो लगभग सारे के सारे जो आपके स्थल हैं वो विभाजित हैं, लेकिन धौलावीरा, याद रखेंगे 2 आपके शहर हैं, एक तो है धौलावीरा, एक है दोस्तों आपका चन्हूदड़ो। कौन है, चन्हूदड़ो। ये दोनों के दोनों ऐसे शहर हैं दोस्तों जो आपके 3 भागों में विभाजित हैं, कितने भागों में, 3 भागों में, याद रखेंगे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 3 भागों में विभाजित हैं, चन्हूदड़ो और धौलावीरा, जबकि अन्य जो भी शहर हैं वो 2 भागों में। तो अब क्या पूछा था ये आप लोग बताएंगे। एक विशाल स्नानागार से था, जबकि दोस्तों दूसरा ऐसा कौन सा शहर है जो 2 भागों में विभाजित था, हड़प्पा सभ्यता का, तो ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, सोनल मानसिंह
किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सोनल मानसिंह का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों याद रखेंगे ये दो डांस करते हैं, एक तो आपका भरतनाट्यम, दूसरा ओडिसी। अब ऑप्शन में क्या दिया गया था, या फिर दोनों दिए गए थे, तो दोनों आंसर सही होंगे, या फिर इनमें से या तो भरतनाट्यम या ओडिसी। ये दोनों की प्रमुख कलाकार हैं और इन दोनों में ये गुरु भी रह चुके हैं, तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था त्रिशूली गंगा रिवर कहां से निकलती है, या फिर ऐसा पूछा गया था त्रिशूली गंगा रिवर किसकी सहायक है। ठीक है, क्या पूछा गया था, या तो सहायक पूछा गया था या तो कहां से निकलती है। तो सहायक पूछेगा तो बताना है सर गंडक की, किसकी, जो गंडक रिवर है इसकी सहायक है त्रिशूली गंगा। अगर निकलने की पूछेगा तो नेपाल में नारायणी नदी बेसिन की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह नदी तिब्बत के ग्यारोंग काउंटी से निकलने वाली क्योरोंग सांगपो और लेडे खोला के विलय होती है। याद रखेंगे क्योरोंग सांगपो और लेडे खोला, खोला है क्या है ये एक बार देख लेते हैं इसको। लेडे, एक मिनट, ये आपकी हो जाएगी लेडे खोला के विलय से बनी है, जो नेपाल तिब्बत सीमा पर रसुआगढ़ी के पास से मिलती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और जो त्रिशूली गंगा है अगर सहायक पूछा होगा तो दोस्तों ये गंडक की हो जाएगी, और निकलती कहां से, तो तिब्बत से निकलती है, इतना याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वर्तमान में दोस्तों भारतीय कारपोरेट मंत्री कौन है। अगर बात कर लेंगे कारपोरेट मंत्री की तो ये हो जाएंगी निर्मला सीतारमण। कारपोरेट मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों के दोनों किसके पास हैं, ये निर्मला सीतारमण जी के पास है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इससे पता चल रहा है कि पहले पर्यटन मंत्री अब कारपोरेट मंत्री। तो दोस्तों आपको मंत्रालय से भी क्वेश्चन करंट अफेयर के याद करके जाना है, हो सकता है कोई ना कोई आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो इसको याद करना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा केरल से। देखिए जो शास्त्रीय नृत्य उनकी अगर चर्चा करें तो सबसे पहले आता है हमारा भरतनाट्यम। क्या आता है, ये याद रखेंगे, भरतनाट्यम आता है, जो कि कहां से है, तमिलनाडु से है। दूसरा आता है दोस्तों हमारा कुचिपुड़ी। क्या आता है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भी याद रखना है। कुचिपुड़ी दोस्तों जो हो जाएगा ये कहां से हो जाएगा, तो याद रखना है ये हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश से। कहां से, आंध्र प्रदेश से। इसके अतिरिक्त आता है एक मोहिनी अट्टम, जो कि अभी हमने चर्चा की मोहिनी अट्टम की। तो मोहिनी अट्टम कहां से हो जाएगा, मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दोनों के दोनों याद रखने हैं। ये हमारे हो जाएंगे कहां से दोस्तों, ये हो जाएंगे केरल से। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर पूछ लेगा तो बताना है कथक। कथक के बारे में अगर बात की जाए तो ये दोस्तों इसका ओरिजिन उत्तर प्रदेश में होता है, या फिर कह सकते हैं उत्तर भारत का एकमात्र है। इसके अतिरिक्त एक पूछा जाएगा सत्रिया। क्या पूछा जाएगा, सत्रिया। सत्रिया की भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, ये कहां से है, ये हमारा असम से है। कहां से, असम से। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी से पता चल रहा है ये कहां से हो जाएगा सर, ये मणिपुर से हो जाएगा। कहां से हो जाएगा, मणिपुर से। इसके अतिरिक्त ओडिसी पूछागा। अगर ओडिसी पूछे तो ओडिसी में भी क्या लिखा है, ओडिशा छपा हुआ है। तो ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुर मणिपुर से, सत्रिया असम से, कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली और मोहिनी अट्टम केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से और भरतनाट्यम तमिलनाडु से। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था यूरो कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है। किसकी, फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है, और इसका खिताब 2021 में इटली ने जीता था। यूरो कप प्रत्येक 4 साल में एक बार आयोजित होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था टेबल टेनिस बॉल को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है या फिर क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे जो टेबल टेनिस की बॉल होती है उसे पिंग पोंग बॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंग पोंग बॉल। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो टेबल टेनिस है इसका ओरिजिन चीन से हुआ है, और चीन के लोग इसको अपनी भाषा में पिंग पोंग कहते हैं। तो इसलिए हो सकता है ऑप्शन में दे दिया गया होगा पिंग पोंग बॉल। यानी याद रखेंगे टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है, पिंग पोंग खेल है, और इसमें खेली जाने वाली बॉल कौन सी हो जाएगी, पिंग पोंग बॉल। ठीक है, याद रखेंगे टेबल टेनिस जिसे पिंग पोंग या हिप हॉप के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा खेल है जिसमें 2 या 4 खिलाड़ी छोटे रैकेट के उपयोग करके एक हल्की गेंद जिसे पिंग पोंग बॉल भी कहा जाता है टेबल पर आगे और पीछे मारते हैं। इसका वजन दोस्तों 2.7 ग्राम होता है, और यह नियम और विनियमों के अनुसार 40 मिलीमीटर व्यास के आकार की एक गोलाकार गेंद होती है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था जलीकट्टू त्योहार। जलीकट्टू त्योहार कहां का हो जाएगा, तमिलनाडु का। याद रखेंगे पोंगल वाले जब त्योहार होता है उसी दिन जलीकट्टू मनाया जाता है, जिसमें सांडों को कंट्रोल करने की एक प्रतियोगिता होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था केलूचरण महापात्रा किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये ओडिसी डांस से हैं, और कौन से राज्य से हो जाएंगे सर, ओडिशा राज्य से हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे सर, ओडिशा राज्य से हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस नदी का नाम ऐतिहासिक ग्रंथों में अस्कनी के नाम से जाना जाता है। तो अस्कनी नाम हो जाएगा दोस्तों चिनाब का। अगर पूछ ले बितस्ता, क्या पूछ ले, बितस्ता पूछ ले, तो दोस्तों ये आपको बताना है किसका है, झेलम का है। किसका है, झेलम का। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त पूछ लेगा आपसे सतुद्री, सतुद्री बताएगा, तो दोस्तों याद रखना ये सतलज का है। किसका, सतलज का। ठीक है, बिपाशा किसका है, तो बिपाशा याद रखेंगे ब्यास नदी का है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था रिट कौन जारी करता है। अगर रिट की बात करें, एक तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो कि जारी करता है, एक है दोस्तों हाई कोर्ट। ये दोनों के दोनों रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 32, जबकि हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है वो 226 है। इसको भी याद रखेंगे। ये दोनों 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं, जिसमें आज शायद प्रोहिबिशन के बारे में पूछा गया था, यानी कि प्रतिषेध के बारे में पूछा गया था। क्या पूछा गया था ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन हमें स्टूडेंट के द्वारा मिले थे, उन सभी का आज हमने विश्लेषण किया। यदि दोस्तों आज की क्लास जो है ये आपको पसंद आई है तो एक बार से आपसे निवेदन है कि इस क्लास को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस हब बाय डीएस सर। दोस्तों बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।